चलो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू सब्जेक्ट और न्यू सब्जेक्ट के साथ न्यू कॉन्सेप्ट कस्टम्स. आई होप विथ मी. हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर 1 इन कस्टम्स. चैप्टर 1 इन कस्टम्स. इंट्रोडक्शन टू कस्टम ड्यूटी. क्या? इंट्रोडक्शन टू कस्टम ड्यूटी. आई होप विथ मी. कस्टम ड्यूटी कब लगती है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो ड्यूटी लगती है उसे कहा जाता है कस्टम ड्यूटी. आई होप विथ मी. Am I clear? तो बिफोर कमिंग टू कस्टम ड्यूटी पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी समझने दो कस्टम ड्यूटी की. देयर इज एन आर्टिकल कॉल 265. कौन सा आर्टिकल? 265 कहता है नो टैक्सेस. आर्टिकल 265 क्या बोलता है? नो टैक्सेस और ड्यूटीज शैल बी कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. जब तक आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी आप तब तक कोई टैक्सेस कोई ड्यूटी कलेक्ट नहीं कर सकते. ऐसा किसने कहा? आर्टिकल 265 ने. ओके तो उसके बाद आर्टिकल 245 ने क्या किया? फिर उन्होंने क्लियरली बता दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया कि कहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लिवाई करेंगे एंड कलेक्ट करेंगे, कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करेंगे. मैं क्लियर? हेडिंग क्या दी उसकी? एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट. एक्सटेंट बता रही ये तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया. am I clear? am I clear? क्योंकि कैसा हो जाता है जब आर्टिकल 265 ये बोलता है, आर्टिकल मतलब किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का. आर्टिकल किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का. हमको समझा आर्टिकल 370 चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी? तो आर्टिकल 265 किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का, विच स्टेट्स दैट नो टैक्सेस शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो फिर आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी. कॉन्स्टिट्यूशन को क्या देनी पड़ेगी? अथॉरिटी. तो अथॉरिटी देने के पहले उन्हें 245 में क्या कर दिया? क्लियर कर दिया कि किन किन एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहेगी एंड किन किन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहेगी. Am I clear? After that they came to 246. सब्जेक्ट मैटर क्लियर कर दिया. 246 आर्टिकल में क्लियर कर दिया कि कहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करेगा, कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिवाई करेगा. तो आर्टिकल 246 में उन्होंने 7 शेड्यूल बनाया. कौन सा शेड्यूल? 7 शेड्यूल. एंड 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट थी. कितनी लिस्ट थी? 3 लिस्ट. लिस्ट 1, list 2, list 3. List 1 is called as union list. List 2 is called as state list. List 3 is called as concurrent list. जो भी चीज यूनियन लिस्ट में आई, लिस्ट 1 में आई, वहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर्स किसको देकर रखे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को देकर रखे हैं. जो भी चीज लिस्ट 2 में आती है वहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर्स किसको देकर रखे हैं? स्टेट गवर्नमेंट को देकर रखे हैं. एंड लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट. एज ऑफ नाउ उसमें कुछ भी नहीं है. Am I clear? तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि कस्टम ड्यूटी कौन सी लिस्ट में? लिस्ट 1 में. कस्टम ड्यूटी कौन सी लिस्ट में? लिस्ट 1 में. एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7. एंट्री नंबर 83 डील्स विद कस्टम ड्यूटी. और अगर लिस्ट 1 में है मतलब इट इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू लिवाई एंड कलेक्ट कस्टम ड्यूटी. Am I clear? तो क्या लिखा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड बाय एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 of the Constitution of India to levy custom duty including export duty. Am I clear? Can I go ahead? Now, before going ahead, कस्टम्स में जाने के पहले हमें कस्टम्स की बॉडी फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा. तो कितने पार्ट्स हो उसमें? 5. सबसे पहला क्या है? कस्टम्स एक्ट 1962. कस्टम्स एक्ट 1962 ये सारे प्रोविजंस, इंपोर्ट प्रोसीजर क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारे प्रोविजंस हमें कौन बताता है? कस्टम एक्ट 1962 बताता है. सेकंड क्या है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 जो किसकी बात करता है? टैरिफ की. टैरिफ मतलब रेट. टैरिफ मतलब रेट. तो जो भी रेट पे क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगा. वो हमें कहाँ बता कर रखा है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975.
So let's read this too. Custom Act 1962. It is extends to whole of India. Custom ये जो एक्ट है पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, और जब मैं इंडिया बोल रही हूँ इट इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर. Am I clear? It extends to whole of India and save as otherwise provided in this act. It applies also to any offence or contravention thereunder committed outside India by any person. So normally हमारा कस्टम एक्ट सिर्फ इंडिया पे एप्लीकेबल है. तो हम आगे जाके भी देखेंगे इंडिया की डेफिनेशन क्या है कस्टम्स में. बट इंडिया में तो कोई डाउट है ही नहीं, कस्टम एप्लीकेबल होगा ही होगा. बट टू सम एक्सटेंट फॉर सम स्पेसिफिक केसेस उन्होंने इंडिया के बाहर भी किसको कवर कर दिया है, कस्टम्स को कवर किया, वो भी हम देखेंगे अभी. इट प्रोवाइड्स फॉर levy of import and export duty of customs on goods imported into or exported from India through sea, land or water, air. मतलब there are 3 modes of import or export: airways, waterways and landways. And when I say landways, it includes roadways and railways both. Am I clear? So landway includes roadways and railways both. Am I clear? It contains provision of levying and collection of duty. मतलब हमारा कस्टम एक्ट क्या क्या कवर करता है, सारे सेक्शंस हमारे कस्टम एक्ट 1962 पे ही आते हैं, which includes collection of duty, importation, exportation, transit, transshipment, prohibition, सारे sections is covered under this act. तो कस्टम टैरिफ एक्ट में क्या है, कस्टम टैरिफ एक्ट क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है, गुड्स का क्लासिफिकेशन करता है. कोई क्लासिफिकेशन के बिना हमको यही नहीं पता होगा कि हमने क्या इंपोर्ट किया या क्या एक्सपोर्ट किया, और हमारा रेट उसके हिसाब से लगेगा. Am I clear? The Custom Tariff Act 1975 has been enacted for classification of goods. The various type of custom duties to be levied on the importation and exportation. वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी को सर्कल करो. जितनी भी टाइप्स की कस्टम ड्यूटी है हमें किसने समझाया है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975. Am I clear? Am I clear? इस कस्टम टैरिफ एक्ट में कितने स्केड्यूल्स हैं, 2 स्केड्यूल है, स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2. स्केड्यूल 1 टॉक्स अबाउट इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट किया है तो उस पर क्या रेट लगेगा, एंड स्केड्यूल 2 टॉक्स अबाउट एक्सपोर्ट किया है तो क्या रेट लगेगा. क्लियर? तो अभी हमने जब हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं या बॉडी पढ़ रहे हैं तो कितने हैं, 5 हैं. हमने कितने कवर किया अभी, 2. कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975. नाउ यू हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस. एग्जाम में कभी कभी पेपर डिफिकल्ट करने के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्वेश्चन लिख लो, ये रूल्स के आगे लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो देखो, लेट्स सी डिफरेंस. Section 156 talks about rules. Section 157 talks about regulation. Para difference. 156 talk about rules. 157 talks about regulations. पहला difference. Second difference. Rules बनाने के power किसको दिए हैं, Central government को दिए हैं. Who make rules? Central government. Who make regulations? CBIC, Central Board of Indirect Tax and Customs. Am I clear? तो रूल्स कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है. रेगुलेशन कौन बनाता है, CBIC बनाता है. नेक्स्ट सुनना पहले, हम जब रूल्स बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम एक्ट को ओवरराइड नहीं करेंगे. रूल्स बनाते वक्त एक्ट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए. पर जब हम रेगुलेशंस बनाते हैं तो एक्ट एज वेल एज रूल्स दोनों को ही आप ओवरराइड नहीं कर सकते. समझा? तो पहले आता है रूल्स, बाद में आता है रेगुलेशंस. तो जब रूल बना रहे हो तो इट शुड नॉट अफेक्ट एक्ट,
और जब रेगुलेशंस बना रहे हो इट शुड नॉट अफेक्ट एक्ट एज वेल एज रूल्स. तो 3 डिफरेंस हो गए. पहला डिफरेंस क्या है? सेक्शन का. सेकेंड, रूल्स इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशन इज मेड बाय CBIC. एंड थर्ड इज रूल बनाते हो एक्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, रेगुलेशंस बनाते हो एक्ट एज वेल एज रूल्स दोनों ही अफेक्ट नहीं होना चाहिए. Am I clear? So let's read this. Rules. Section 156 of Custom Act empowers central government to make rules. Such rules may provide for matters relating to the manner of determining the value of imported goods, export goods. मतलब हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक के रूल्स हैं, बैगेज के रूल्स हैं, इंपोर्ट के रूल्स हैं, एक्सपोर्ट के रूल्स हैं. Am I clear? The rules so framed should be consistent with the provisions of the Custom Act 1962. रूल्स बनाते वक्त कंसिस्टेंसी ध्यान रखनी पड़ेगी किसके साथ? एक्ट के साथ. रेगुलेशंस की बात करते हैं. The CBIC is empowered under section 157 of Custom Act to make regulations. The regulations so framed are consistent with the provision of the act as well as the rules framed by central government. And last क्या है? Notifications. Notification कौन बनाता है? Central government बनाता है. तो ये पांचों क्या है? बॉडी है. किसके? कस्टम्स के. हमें सारा कंटेंट यहाँ से मिलता है. कस्टम एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस. क्लियर? कैन आई गो अहेड? ओके. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कस्टम एक्ट कहाँ तक एप्लीकेबल होगा? Custom Act is applicable to whole of India, including territorial waters. Custom is applicable to whole of India, including territorial waters. Territorial waters का मतलब 12 nautical miles from the baseline. 12 nautical miles from the baseline is territorial waters. Am I clear? तो अगर suppose अगर ये मेरा क्या है? बेस लाइन है. ये मेरा क्या है? बेस लाइन है. तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन. फ्रॉम बेस लाइन को क्या कहा जाता है? टेरिटोरियल वाटर्स. ये भी इंडिया है. मतलब ये जो मेरा ये पोर्शन है ये मेरा क्या है? टेरिटरी. ये मेरी क्या है? और ये मेरा क्या है? टेरिटोरियल वाटर्स. ये दोनों ही इंडिया है और कस्टम एक्ट्स विल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ. एम आई क्लियर? आगे बढ़े. इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स. टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड्स to 12 nautical miles into sea from the baseline. This determine the taxable event. बॉस अभी हम जब import and export की क्या पढ़ेंगे? Definition पढ़ेंगे. तब territorial waters का रोल बहुत important है. Thus, in case of importation, यही समझा दिया लोगों ने. Thus, in case of importation, import कब शुरू होगा माना जाएगा? Import will begin when goods have entered territorial waters. Import begin होता है. Import has begun when goods entered territorial waters. and import खत्म कब माना जाएगा? जब आप goods कहाँ के लिए क्लियर करोगे? होम कंजम्पशन के लिए. समझो बॉस. the moment your ship enters territorial waters, import shall नहीं. import शुरू हुआ है. import शुरू हुआ है. import terminate कब माना जाएगा? जब importer आके import duty पे करके कहाँ ले जाएगा? home consumption मतलब अपनी कंट्री के लिए. import will be concluded. import को क्या माना जाएगा? import खत्म हो गया. तो import कहाँ शुरू होता है? when it enters territorial waters. कब खत्म होता है? when you clear the goods for home consumption. Am I clear? Export
क्या लिखा है? Thus, in case of importation, import of goods will commence when they cross territorial waters, and exportation is completed when the goods cross the territorial waters. Export कब खत्म माना जाता है? जैसे ही 12 नॉटिकल माइल से खत्म बाहर निकल गया, एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया. गेटिंग माय पॉइंट नॉट. इंपोर्ट कब माना जाता है? जब शुरू कब हुआ? एंटर किया. एक्सपोर्ट कब खत्म हुआ? जब टेरिटोरियल वाटर्स से बाहर आ गए, तब एक्सपोर्ट क्या हो गया? खत्म हो गया. इन शॉर्ट, टेरिटोरियल वाटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. टेरिटोरियल वाटर्स विल डिफाइन इंपोर्ट, टेरिटोरियल वाटर्स विल डिफाइन एक्सपोर्ट. यस. Now there's one more important definition: Indian custom waters. Indian custom waters. Indian custom waters definition देखना, covers both territorial waters and exclusive economic zone. समझो. What is exclusive economic zone? यहाँ देखना. 200 nautical miles from the baseline. समझो क्या हो रहा है? इंडियन कस्टम वाटर्स, किसकी बात चल रही है? इंडियन कस्टम वाटर्स इज इक्वल टू टेरिटोरियल वाटर्स प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. टेरिटोरियल वाटर्स कितने होते हैं? 12 फ्रॉम बेसलाइन, फ्रॉम बेसलाइन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने हैं? 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी बेस लाइन ओनली, मतलब 188. अगर मैं 12 प्लस 188 बोलूँ तो कितना हो जाएगा? 200. क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ से है? फ्रॉम बेस लाइन इट इज 200 नॉटिकल माइल्स. तो फर्स्ट 12 तो क्या है? टेरिटोरियल वाटर्स है, एंड देन यू हैव exclusive economic zone up to 200 nautical miles from the baseline. Am I clear? अब ये क्वेश्चन आता है, मैम इंडियन कस्टम वाटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? समझो. बस आज अगर मुझे कोई बंदे पे कुछ फिशी लग रहा है कि बंदा मेरी कंट्री में या तो स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा है या गलत तरीके से एंटर करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी रॉन्ग इंटेंशन है, कुछ भी मालाफाइड इंटेंशन है, और मुझे इस बंदे को क्या करना है? स्टॉप करना है, रोको, सर्च करना है, मुझे आपको देखना है. फिर कुछ गलत किया तो मुझे इस बंदे को क्या करना है? अरेस्ट करना है, उसके सामान को क्या करना है? सीज करना है. राइट. तो अगर अज्यूम करो वो बंदा अगर यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है? 12 के बाहर खड़ा है. कहाँ खड़ा है? 12 के बाहर खड़ा है, मतलब टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर खड़ा है, मतलब इंडिया के बाहर खड़ा है. अगर आपको कुछ फिशी भी लग रहा होगा और आप उसको रोकने का बोलोगे तो वो क्या बोलेगा? मैं इंडिया में हूँ क्या? आपके घर पे हो क्या? क्या मतलब है रोकने का? गेट माय पॉइंट. मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर करे मैं उसको ही रोक सकती हूँ. उस केस में टेरिटोरियल वाटर्स तो कितना है? ओनली 12 नॉटिकल माइल्स. मतलब इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम मेरी कंट्री के लिए हो सकती है. मैं क्लियर? तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने फॉर लिमिटेड पर्पस, उन्होंने फॉर लिमिटेड पर्पस ये इस 188 को इंडिया माना है. और वो लिमिटेड पर्पस क्या है? फर्स्ट, स्टॉप. सेकेंड, सर्च. थर्ड, अरेस्ट. फोर्थ, सीज. गेट माय पॉइंट. अगर कोई शिप यहाँ खड़ी है, कोई शिप यहाँ खड़ी है, गेट माय पॉइंट और नॉट, मेरे पास पूरा राइट है कि मैं उनको रोक सकती हूँ, मैं सर्च कर सकती हूँ, मैं आदमी को अरेस्ट कर सकती हूँ, मैं सामान को जब्त कर सकती हूँ, सीज कर सकती हूँ. मैं क्लियर? मतलब फॉर लिमिटेड पर्पस ओनली अप टू 200 नॉटिकल माइल्स को क्या माना गया है? इंडिया माना गया है. नहीं तो नॉर्मली मेरा इंडिया इज ओनली अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? और ये जो लाइन है आफ्टर 200 is called as high seas, is called as high sea. ये तो किसी भी एंगल से इंडिया है ही नहीं. सी अप टू 12 पूरा इंडिया है,
हर प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट अप टू 12 लगेगा, अप टू 12 सारे प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट एप्लीकेबल होंगे। 12 के बाद से लेके अप टू 200 तक ओनली लिमिटेड प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल, और 200 बाद तो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरा इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन क्या हुई? क्या डेफिनेशन है इंडियन कस्टम वाटर? टेरिटोरियल 200 नहीं बोलोगे, यू विल से 12, यू विल से टेरिटोरियल वाटर्स प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्योंकि अगर अप टू 200 बोलोगे तो आपका आंसर भले सही होगा, कॉन्सेप्चुअली यू मे बी रॉन्ग। यू से अप टू 12 इज टेरिटोरियल, इट इज नॉट 188। यू आप क्या बोलो, इट इज बेसिकली 200 फ्रॉम दी बेस लाइन। तो बेसिकली मेरा अप टू 12 क्या है? टेरिटोरियल वाटर्स। और नेक्स्ट क्या है? पर आप 188 नहीं बोलोगे, 200 फ्रॉम बेस लाइन। पर 200 में पहला 12 क्या है? टेरिटोरियल वाटर। समझा कि नहीं? एम आई क्लियर? लॉजिक समझा? सी क्या लिखा है? इंडियन कस्टम वाटर्स, इंडियन कस्टम वाटर कवर बोथ इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एंड, ये भी तो ऐसा लिख सकते थे ना अप टू 200, लिखा क्या इन्होंने? नहीं, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडियन टेरिटोरियल वाटर extends up to 12 nautical miles from the baseline, whereas exclusive economic zone of India is an area beyond Indian territorial water. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट ही कहाँ से होता है? टेरिटोरियल वाटर से, बाहर से, अप टू 200 from the baseline. The limit of exclusive economic zone is 200 nautical miles from the nearest point of the baseline. स्टार्ट कहाँ से होता है? टेरिटोरियल वाटर जहाँ खत्म होता है वहाँ क्या स्टार्ट होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट होता है। तो इनको एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए था 188 फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर्स, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला? 200 फ्रॉम द बेस लाइन। और उन्होंने एक और चीज़ क्लियर कर दी, 200 फ्रॉम द बेस लाइन बोला है, बट वो स्टार्ट कहाँ से होता है? जहाँ टेरिटोरियल वाटर खत्म होता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? The limit of exclusive economic zone is 200 nautical miles from the nearest point of the baseline. Therefore, Indian custom water extends to a total of 200 nautical miles, 12 plus 188. Am I clear? और ये अमेंडमेंट है, पहले इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन ओनली 12 प्लस 12 थी, ओनली 12 प्लस 12 थी। 12 क्या था? 12 क्या था? टेरिटोरियल वाटर्स। और नेक्स्ट 12 कंटेजियस जोन था। मतलब कितना था? टोटल 24, सब कितना हो गया है? 200 हो गया है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आने के चांसेस है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नाउ सिग्निफिकेंस, क्यों इनको ये इंडियन कस्टम वाटर्स लाना पड़ा? मैंने बोला ना, टू फॉर सम एक्सटेंट उसको इंडिया में कवर करने के लिए। कौन से 4? स्टॉप, सर्च, सीज एंड अरेस्ट। सी क्या लिखा है? इफ एन ऑफिसर ऑफ कस्टम्स हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इन इंडिया इज विदिन or within the Indian custom waters has committed an offense under so and so section, he may arrest such person. तो अरेस्ट का राइट कब मिला? जब वो कस्टम वाटर में आ गया। हाँ, but the proper officer has reason to believe that वो कुछ गलत काम कर रहा था, उसको क्या कर सकता है? स्टॉप का भी राइट मिल गया। स्टॉप एनी सच व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? थर्ड, एनी वेसल which is or has been within Indian custom waters is constructed, adapted, altered or fitted in any manner for purpose of concealing any goods. goods को क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, तो हम goods को क्या कर सकता हूँ? confiscate कर सकता हूँ। power to search. am I clear? I hope you're getting my point or not. तो basically stop, search, confiscate and arrest. I am getting 4 powers in where? In Indian custom waters.
इंडियन कस्टम वाटर क्या है? टेरिटोरियल वाटर्स प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो टेरिटोरियल वाटर्स पे तो पूरा कस्टम एक्ट एप्लीकेबल होता है, टेरिटोरियल वाटर्स पे तो पूरा कस्टम एक्ट एप्लीकेबल होता है, सिर्फ इन एक्सक्लूसिव जोन के ऊपर ओनली ये सारे सेक्शन एक्ट होते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स से भी आपके नॉलेज के लिए रखना, एक आपको हायरार्की पता होनी चाहिए। सबसे पहले कौन है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, सेकेंड इज चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, थर्ड इज principal commissioner of custom, next is commissioner of custom, then you have commissioner appeals. Commissioner appeal is not adjudicating authority. See, दो authority होती है, एक होती है adjudicating और एक होती है appellant। लिखो, there are two authorities. There are two authorities. कौन सी? Adjudicating and appellant. Adjudicating and appellant authority. I hope you're getting me. दूसरा कौन सा है? अपीलेंट का मतलब क्या है? अगर मुझे अपील करने जाना है तो मैं अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाऊंगी। किसके अगेंस्ट जाऊंगी? एडजुडिकेटिंग के अगेंस्ट। एडजुडिकेटिंग का मतलब होता है जो आपके लिए डिमांड रेज करता है, जो आपका स्क्रूटनी करता है, आपका असेसमेंट करता है और बोलता है कि आपने इतना पैसा कम भरा है तो क्या देगा, डिमांड करेगा। वो डिमांड कौन करता है? डिमांड कौन करता है? एडजुडिकेटिंग। गेटिंग माय पॉइंट? डिमांड कौन करता है? एडजुडिकेटिंग करता है। एम आई वेरी क्लियर? यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? उसके अगेंस्ट अगर मुझे क्या करना है? अपील करना है। क्या करना है? अपील करना है। ये क्या रेज करता है? डिमांड। ये क्या रेज करता है? डिमांड। पर अगर मुझे उसके अगेंस्ट क्या करना है? अपील करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपीलेंट अथॉरिटी के पास। तो कमिश्नर अपील्स कौन है? अपीलेंट अथॉरिटी, जिसके मैं जाऊंगी उनके पास अपील लेके। नेक्स्ट, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एंड such other class of officers. ये हायरार्की एक बार ध्यान रखना। Am I clear? Am I clear? Now, appointment is not important. Come to stages of imposition of tax and duties. See क्या लिखा है? All taxes and duties are imposed in 3 stages. पहला लिवाई करना, फिर assessment करना and then collection करना। कितने stages? 3. What is लिवाई? Levy is a stage where the declaration of liability is made and the person or the properties in respect of which tax or duty is to be levied is identified। कि हाँ ये टैक्स लिवाई तो करना है, पर कितना लिवाई करना है? तो उस टैक्स अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? असेस करना पड़ेगा, मतलब असेसमेंट। ये बोल दे इम्पोर्ट हुआ है ना, तो लिवाई तो हो गया है, अब असेस करो कि कितना ड्यूटी लगेगा। असेसमेंट मतलब अमाउंट क्वान्टिफाई करना, और असेसमेंट के बाद जो ड्यूटी डिपार्टमेंट को क्या करना है? कलेक्ट करना है। दैट्स कॉल्ड एज कलेक्शन। एम आई क्लियर? हाउ मेनी स्टेजेस? 3. लिवाई, assessment and collection. Can I go ahead? Okay. Now, the most important section in custom, charging section. Charging section का मतलब custom duty कब लगेगी? Am I clear? हर एक्ट का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। कस्टम्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। उन्होंने कितने पॉइंट्स दिए हैं? 4। तो उन्होंने क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? द प्रोविजन रिलेटिंग टू चार्ज ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स आर कंटेन इन सेक्शन 12 विच इज चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 12 कवर्स 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए। किसका? गुड्स।
अगर गुड्स इंपोर्ट हुए हैं या गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं तो ही इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो ही एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। सर्विस के इंपोर्ट पे, सर्विस के एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगता है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, पहला। सेकंड, कब इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? जब आपने इंपोर्ट किया। कब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी? जब आपने एक्सपोर्ट किया। तो अभी मुझे यहाँ पे 3 वर्ड के मतलब समझने पड़ेंगे। एक तो गुड्स क्या होता है, कब माना जाएगा कि इंपोर्ट हुआ, कब माना जाएगा कि एक्सपोर्ट हुआ। आई शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। थर्ड, किस रेट पे लगेगी? जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 बताता है उस रेट पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। एंड लास्ट इज गवर्नमेंट ने गुड इंपोर्ट किए एज वेल एज मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, दोनों को इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। गवर्नमेंट एंड अदर देन गवर्नमेंट आर केप्ट एट पार। हाँ सोचो ना यार, मैं इंपोर्ट करूंगी और मैं इंपोर्ट ड्यूटी पे करूंगी और गवर्नमेंट का बोलोगे इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करने, तो मेरा माल महंगा हो जाएगा, उनका माल सस्ता हो जाएगा, तो मेरा माल कोई भी नहीं खरीदेगा। एम आई क्लियर? तो मुझे, मैं इंपोर्ट करूँ कि गवर्नमेंट इंपोर्ट करे, बोथ आर एट पार। एम आई क्लियर? Am I clear? Can I go ahead? Therefore, the importation of goods into India or exportation of goods from India is taxable even in customs. Hence, there is no general exemption to goods imported by government. Government import करे कि non-government import करे, custom duty लगेगी except in few cases. But imports by Indian Navy or specific import by police or Ministry of Defense or coastal guards are fully exempted. बॉस ये वो, मुझे बताओ आज मैं क्या फाइटर एयरक्राफ्ट इंपोर्ट कर सकती हूँ? मैं क्या AK-47 इंपोर्ट कर सकती हूँ? नहीं। तो ये कौन कर सकता है? आर्मी, नेवी, पुलिस एंड, गेट अ पॉइंट? आर्मी, नेवी, पुलिस एंड नेक्स्ट कौन सा है? 4 कौन है? कोस्टल। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली ये लोग ही इंपोर्ट करने वाले हैं। जब ये लोग ही इंपोर्ट करने वाले हैं तो इस पे इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं आती है। क्लियर? क्लियर? एम आई क्लियर? तो ना बिफोर गोइंग अहेड, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस 2 केस लॉज, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 3 वर्ड का मतलब समझना। इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, गुड्स क्या होता है। पहले गुड्स सिंपल ले लेते हैं। गुड्स क्या होता है? गुड इंक्लूड्स वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। मतलब समझो, मैंने कोई वेसल में सामान इंपोर्ट किया है तो उस वेसल को इंपोर्ट नहीं माना जाएगा, सामान को इंपोर्ट माना जाएगा। पर अगर मैं वेसल ही इंपोर्ट कर रही हूँ तो वेसल इंपोर्ट होगा। तो वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल आर गुड्स। स्टोर्स, व्हाट आर स्टोर्स? हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। सी, अज्यूम करो बाय वेसल या बाय एयरक्राफ्ट इंडिया में कुछ आ रहा है, इंडिया में वेसल से आ रहा है या एयरक्राफ्ट से आ रहा है। अब उनका तो 1-1 महीने का वॉयज टाइम रहता है। वेसल को 1-1 महीना ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो ट्रैवलिंग करने के लिए उनके पास सब सामान होना चाहिए, खाने का, पीने का, मेडिकल, पेट्रोल एक्सेट्रा सब होना चाहिए। तो लोग सामान क्या करके लेते? स्टोर करके लेके आते हैं। जैसे अपने अपने घर में स्टोर करते हैं ना, वैसे वो लोग भी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? स्टोर्स। तो अगर कोई स्टोर्स इंडिया में आया से जो सामान उनका यूज हो गया वो तो खत्म हो गया, जो कंज्यूम नहीं हो पाया और वो इंडिया में आया तो उसको गुड्स माना जाएगा। उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन अलग से है। नेक्स्ट क्या है? बैगेज। बैगेज का मतलब हम जो सामान लेके जाते हैं, लेके आते हैं, हैंड बैगेज, चेक इन बैगेज। बैगेज मतलब हमारा सामान, तो बैगेज को भी गुड्स माना गया है। बैगेज पे अलग से पूरा प्रोविजंस है। नेक्स्ट, करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सी, करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, पर कंट्रोल करने के लिए कि भाई कितनी करेंसी लेके आ रहे हो, क्यों लेके आ रहे हो, कहाँ से लेके आओ, क्या किया, कहाँ से आया। तो इसलिए उसको गुड्स बोल दिया कि आपको डिक्लेरेशन तो देना पड़ेगा कि मैं इतना करेंसी लाया हूँ। एंड लास्ट इज एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। हमें क्लियर? इन शॉर्ट गुड्स क्या होता है?
मूवेबल प्रॉपर्टी. एम आई क्लियर? तो फर्स्ट 4 को उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, रेस्ट 5th में उन्होंने सारे डाल दिए. एम आई क्लियर? तो इंपोर्ट किसका होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए. एक्सपोर्ट किसका होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए. तो क्वेश्चन आता है, मैम व्हाट इज इंपोर्ट एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट? देखो, इंपोर्ट्स, bringing the goods to India from a place outside India. इंडिया के बाहर से कोई सामान इंडिया लाना is import. Import begins when goods enter into territorial waters. Import शुरू होता है. It continues as long the goods are under the custody of the customs, and it's concluded only on the removal of goods for home consumption on payment of duty. समझो बॉस, टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर किया, इंपोर्ट स्टार्टेड. इंपोर्ट स्टार्टेड till the time it is with the custody of custom. इंपोर्ट चल रहा है. अब फिर इंपोर्टर क्या करेगा? कस्टम ड्यूटी पे करके. अब यहाँ पे समझना, इंपोर्ट ड्यूटी के पास इंपोर्टर के पास 2 ऑप्शन है. या तो डायरेक्टली गुड्स कहाँ ले जाए? होम कंजम्पशन के लिए ले जाए. या गुड्स कहाँ ले जाए? किसके वेयर हाउस में? कस्टम डिपार्टमेंट के वेयर हाउस में. और फिर यहाँ से गुड्स कहाँ ले जाए? होम कंजम्पशन के लिए. तो यहाँ पे वो ड्यूटी पे करेगा और तभी गुड्स कहाँ ले जा सकता है? होम कंजम्पशन के लिए जा सकता है. तो द मोमेंट यू पे द ड्यूटी एंड टेक द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, आपका इंपोर्ट कंक्लूड हो गया. सेकेंड केस में गुड्स कहाँ गए? वेयर हाउस में गए. अभी तक गुड्स इंपोर्टर के कंट्रोल में नहीं आए हैं, अभी तक वेयर हाउस में रखे हैं, अभी तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं किए. जब इंपोर्टर क्या करेगा? कस्टम ड्यूटी पे करके गुड्स कहाँ के लिए क्लियर करेगा? होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करेगा. तभी उसे बोला जाएगा कि इंपोर्ट खत्म हो गया. तो इस स्टेज पे इंपोर्ट को खत्म माना जाएगा. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ड्रॉ करना है, ड्रॉ. नो ब्रेक, कॉपी करने के लिए टाइम दिया है. डन? ओके. इस इंपोर्ट की डेफिनेशन क्लियर? इंपोर्ट शुरू कब होगा? when goods have entered the territorial waters. and imports complete कब माना जाएगा? when you have paid import duty and have cleared the goods for home consumption, तभी import complete माना जाएगा. clear? now what is export? export, it begins when goods are presented for export. बॉस, एक्सपोर्टर को जाके बोलना पड़ेगा ना कि मुझे गुड्स क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है. तो गुड्स को क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा. गुड्स को प्रेजेंट करने से एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है. Am I clear? It continues as long as goods are within the territorial waters, and export is completed when goods have crossed Indian territorial waters. The moment goods territorial waters क्या कर दें? क्रॉस कर दे, एक्सपोर्ट हो गया. इसका ये मतलब है जैसे 12 नॉटिकल माइल से बाहर आ जाएगा ना, और सपोज उसकी बाद शिप डूब गई,
तो भी एक्सपोर्ट हो गया. The moment goods cross what? Territorial waters, export is over. Am I clear? Am I clear? तो हमें किसका import या किसका export करना चाहिए? Goods का. हमने goods की definition पढ़ी, हमने import की definition पढ़ी, हमने export की definition पढ़ी. Clear till here? Okay. So now before going ahead, let's see these two case laws. Import. मिला? In case of goods cleared for home consumption, the Supreme Court observed that import of goods will commence when they cross territorial waters, but continues and is completed when they become part of the mass of the country, within the country. मतलब जब importer ने क्या किया, home consumption के लिए clear करवा के उस goods को country का part बना दिया. The taxable event being reached at the time when goods reach the custom barriers and bill of entry for home consumption is filed. हम एक एक word depth में आगे पढ़ेंगे. In case of goods cleared for what? Warehousing. Goods कहाँ गए? Warehouse में गए. क्या home consumption के लिए गए? नहीं. तो जब warehouse से goods कहाँ के लिए निकलेंगे? Home consumption के निकलेंगे, तभी उसे complete माना जाएगा कि import खत्म हो गया. In case of warehouse goods, the custom barriers would be crossed when they are sought to be taken out of customs and brought to the mass of the country. Am I clear? जब तक warehouse में है तब तक वो country का part नहीं है. The moment to pay custom duty and clear the goods for home consumption, तभी माना जाएगा customs import खत्म हो गया. Clear? Clear? Am I clear till here? Exports. Exportation of goods commences when shipping bill and express such goods is filed. The taxable event is completed when the goods cross the territorial waters of India. Am I clear till here? आगे बढ़े. Now let's read this question. ASC Limited entered into technical collaboration with MSC Limited of Netherlands and imported drawings and designs in paper through professional courier and post parcel. इंडिया वाले ने क्या किया, नीदरलैंड से ड्राइंग एंड डिजाइन्स इंपोर्ट करवाया. इंडिया ने डिक्लेयर किया द वैल्यू ऑफ दिस ड्राइंग and design at a very nominal value. However, the Assistant Commissioner of Customs valued this drawing and design at intrinsic value and levied duty on them. ASC Limited contended that the custom duty cannot be levied on drawings and design. जिसने इंपोर्ट किया उसका कहना है ड्राइंग्स एंड डिजाइंस के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए एज दे डू नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. जवाब दो. इज द इंपोर्टर करेक्ट? नो, बॉस एवरीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स. आपने डिजाइनिंग इंपोर्ट की है, आपने ड्राइंग इंपोर्ट की, वो गुड्स है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी. Am I clear? तो क्या लिखा? Do you feel the stand taken by ASC is tenable in law? Support your answer. Let's read this. The issue has been settled by Supreme Court in the case of Associated Cement Companies. The Apex Court observed that though technical advice or IT are intangible assets, but the moment they are put on the media, see, software क्या होता है? Intangible. पर सॉफ्टवेयर का द मोमेंट आप किस पर डाल देते हो? हार्डवेयर के ऊपर. आई कैन टच सॉफ्टवेयर बट आई कैन टच हार्डवेयर. तो मुझे सॉफ्टवेयर लेने के लिए मैं हार्डवेयर लेना ही पड़ेगा. मुझे एंटी वायरस सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझे सीडी लेनी पड़ेगी, या मुझे पेन ड्राइव लेना पड़ेगा, या मुझे वो इनबिल्ट सिस्टम आता है. Am I clear? तो उन्होंने क्या बोला है? द अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट दो टेक्निकल एडवाइस और IT are intangible assets, but the moment they are put on a media, whether paper or cassette or disc or any other thing, they become movable and thus goods. Therefore, Supreme Court held that drawing, designs, manuals and technical materials are goods liable to custom duty. Hence, what they are saying is incorrect. Am I clear? Am I clear? Can I go ahead? Next, ये section 15 में अभी लेने वाली नहीं हूँ. ये सेक्शन 15 हमारा किसके साथ जाएगा? जब हम लोग इंपोर्ट का पूरा
प्रोसीजर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि सेक्शन क्या है, डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन, मतलब किस दिन का इंपोर्ट ड्यूटी का हमें क्या लेना है, रेट। उसके लिए हमें पहले इंपोर्ट का प्रोसीजर समझना पड़ेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी नहीं लेते, लेट्स टेक द ड्यूटी वाला था। ड्यूटी ऑन एक्चुअल क्वांटिटी इंपोर्टेड और क्वांटिटी मेंशन इन बिल ऑफ लेडिंग। व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग? जैसे हम लोग मैं भाई ट्रक सामान बेचती हूँ तो मैं LR होगा, लॉरी रिसिप्ट से, आज मैंने ट्रक वाले को सामान दिया तो बंदा मुझे कुछ तो देगा कि हाँ मेरा सामान मैंने उनको दिया है, तो मुझे LR देता है, लॉरी रिसिप्ट। ट्रांसपोर्टर, वो लॉरी रिसिप्ट में किसका नाम होता है, मेरा नाम होगा, और जिसको सामान गया उसका नाम होगा। और वो LR की कॉपी मैं किसको देती हूँ, कॉपी में सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, जिसको सामान जाना चाहिए उसको मैं भेजती हूँ। आजकल सॉफ्ट कॉपी का ज़माना हो गया है, और वो बंदा डेस्टिनेशन पे वो LR की कॉपी दिखाएगा और बताएगा लॉरी रिसिप्ट की कि मैं ही वो बंदा हूँ, मुझे सामान दे दो। तो जब बाय रोड होता है तो LR होता है, बाय शिप होता है तो बिल ऑफ लेडिंग होता है। तो सपोज मेरा सामान कहाँ से आ रहा है, US से आ रहा है, बाय वाटर आ रहा है, तो US वाले बंदे ने सामान किसको दिया होगा, शिप वाले को दिया होगा। शिप वाला क्या देगा, बिल ऑफ लेडिंग देगा। किसको देगा, एक्सपोर्टर को। वो एक्सपोर्टर पे बिल ऑफ लेडिंग पे किसका नाम होगा, एक्सपोर्टर का भी होगा, मेरा भी होगा, है ना। फिर एक्सपोर्ट वाला बंदा मुझे बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी भेजेगा, और इंडिया में मैं बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी दिखाऊंगी विथ माई आइडेंटिटी प्रूफ कि मैं ही वो बंदी हूँ जिसने सामान क्या किया, इंपोर्ट किया है। अब इनका क्वेश्चन ये है कि जब सामान वहाँ से निकला था तो बिल ऑफ लेडिंग में लिखा था कि 100 पीस है या कुछ भी क्वांटिटी लिखी थी, पर जो सामान आया ना वो सामान ऐसा सामान है जो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल ऑटोमेटिकली उड़ जाता है, यस और नो। कोई जानबूझ के उड़ाता नहीं है, पेट्रोल है, डीजल है, गेट माय पॉइंट नॉट। पेरिशेबल की बात नहीं चल रही है, क्वांटिटी कम हो जाती है। एम आई क्लियर? यस। तो बिल ऑफ लेडिंग में क्वांटिटी कुछ और लिखी थी, एक्चुअली कुछ और आई। वहाँ पे 100 लिखा था, यहाँ पे 90 आई, 10 उड़ गई। गेट माय पॉइंट और नॉट? आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो यहाँ क्वेश्चन ये आया है कि इंपोर्ट ड्यूटी कितने पे करोगे, पूरे 100 पे कि 90 पे? नहीं, 90 पे। इंपोर्ट जितना हुआ है। देखो क्या लिखा है, टैक्सेबल इवेंट से बेसिक लॉजिक वही है। इंपोर्ट कब चालू होता है, जब गुड्स इंडिया में एंटर हुआ, चैटल वाटर्स में एंटर हुआ। जो एंटर ही नहीं हुआ उस पर बात ही नहीं आती। क्या लिखा है, टैक्सेबल इवेंट occurs when only when goods are imported and the levy of duty is only on goods imported into India. जो इंडिया में इंपोर्ट ही नहीं हुआ है उस पर मैं इंपोर्ट ड्यूटी पे क्यों करूं? The act of importation is complete only after the order for clearance of home consumption is made. Thus, with the quantity of imported crude oil, basically oil के लिए आता है, oil, petrol, diesel. Am I clear? Thus, with the quantity of imported crude oil actually received in the shore tank in port in India was lesser than the quantity mentioned on the bill of lading. Duty was leviable only on the goods received in the shore tank. Am I clear? Quantity shown in the bill of lading cannot form the basis of valuation as it does not reflect the quantity of goods and time and place of importation. जितना इंडिया में इंपोर्ट होगा मैं उतने पे ही कस्टम ड्यूटी पे करूंगी। क्लियर? नेक्स्ट केस लॉ, फैक्ट्स। द रिग was brought to Indian port for repairs. क्या किस पर्पस के लिए आया था? And after it was repaired, it was taken out of territorial waters of India. मतलब कोई सामान इंडिया में क्यों आया? रिपेयर होने के लिए आया और रिपेयर होके वापस चला गया। द एजुडिकेशन ऑर्डर मतलब जो डिमांड क्या करता है, रेज करता है। मैंने अभी बोला ना, एक अपीलेंट अथॉरिटी होती है, एक एजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करता है, ऑर्डर इशू करता है। एन एजुडिकेटिंग ऑर्डर वॉज पास क्लेमिंग दैट द रिग वॉज रिपेयर्ड इन इंडिया, इट वॉज इम्पोर्टेड इन टू इंडिया फॉर होम कंजम्पशन। In adjudication, it
it was held that repairs undertaken and complete the act of import as a requirement of home consumption was satisfied. उनका कहना है कि इस पे कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए क्या? नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर यूज नहीं हुआ यहाँ के. सी क्या लिखा है? Held that mere repair of vessel is not putting the vessel to use in India and would not result in home consumption as a vessel was not utilized within the territory of India. India आया, मैंने क्या किया, सिर्फ उसको रिपेयर करके भेज दिया, होम कंजम्पशन के लिए यूज नहीं हुआ. Repairs was carried on the vessel and not to utilize the vessel. It was not amount to utilization or operation of the vessel in India. Therefore, mere repair of the vessel would not constitute as taxable import. Am I clear till here? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा? सबसे इंपॉर्टेंट हमने समझा कि बॉस इंडिया की डेफिनेशन क्या होती है. इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स. हमने इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन समझी. इंडियन कस्टम वाटर का मतलब टेरिटोरियल वाटर्स प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ये क्यों किया है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमें कुछ राइट्स मिल जाए, लाइक स्टॉप, सर्च, कॉन्फिस्केट एंड अरेस्ट. हमें क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि ओके इम्पोर्ट क्या होता है. जब गुड्स कहाँ एंटर होता है? टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर होता है. और कब खत्म होता है? व्हेन गुड्स आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन. एक्सपोर्ट कब स्टार्ट होता है? जब मैंने एक्सपोर्ट के लिए गुड्स प्रेजेंट किए. और एक्सपोर्ट कब कंप्लीट माना जाएगा? जब टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस कर देगा. फिर हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी. गुड्स क्या होता है? वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर्स, बैगेज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड करेंसीज एंड अदर मूवेबल गुड्स. am I clear? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? श्योर? आगे बाद में कंटिन्यू करें? ओके